आसमान से गिरता हुआ मलबा, धुआं, आग की लपटें जो रात के अंधेरे को चीर रही हैं। पहली नजर में यह एक दुखद दुर्घटना लगती है। एक विमान का जलना, संपत्ति का नुकसान, सुरक्षा तंत्र की विफलता। लेकिन खुफिया दुनिया के ठंडे और नपे तुले गलियारों में यह सिर्फ एक हादसा नहीं है। यह एक युद्ध का हथियार है। एक ऐसा हथियार जो गोलियों से नहीं बल्कि कूटनीति की बिसात पर चलता है। जनवरी 1971 की वह दोपहर, जब गंगा नाम का विमान हवा में था, तब दुनिया ने एक साधारण अपहरण देखा। पर्दे के पीछे एक शतरंज की चाल थी, जलता हुआ विमान जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। यह संयोग नहीं था, यह एक जाल था जिसे बम नहीं, एक सटीक योजना ने तैयार किया था। जब तक दुनिया इस आग को समझ पाती, नक्शा बदल चुका था। यह उसी खेल की कहानी है। नक्शे को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था, जिनके बीच 1000 मील की भारतीय जमीन थी। पाकिस्तानी विमानों का भारत पर फ्री हाईवे था। यह उनके सैन्य तंत्र की जीवन रेखा थी। हर उड़ान, हर रसद की खेप इसी रास्ते से होकर गुजरती थी। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कानून भारत के हाथ बांधे हुए थे। भारतीय रडार स्क्रीन पर पाकिस्तानी विमानों का आना जाना एक दैनिक दृश्य बन चुका था। भारत को चुपचाप देखना पड़ता था, क्योंकि कानून की सीमाएं स्पष्ट थीं। पाकिस्तान इस गलियारे का फायदा उठा रहा था, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती थी। किसी देश का भूगोल ही उसकी कमजोरी बन सकता है। भारत का फ्री हाईवे अब दबाव बिंदु बनने वाला था। सीमा के पार आग भड़की थी। यह सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि मानवीय तबाही का दृश्य था। लाखों की भीड़ जान बचाने को भागे। सीमा पर अफरा तफरी मची। कैंप भर चुके थे, संसाधन टूट रहे थे, और दिल्ली के गलियारों में बढ़ता तनाव साफ महसूस हो रहा था। सरकार के पास रिपोर्टों के ढेर थे, जिनमें हिंसा और विस्थापन की भयावह तस्वीरें दर्ज थीं। लेकिन भारत के हाथ बंधे थे। कानून और कूटनीति की दीवारें इतनी ऊंची थीं, भारत चाहकर भी सीधे कदम नहीं उठा सकता था। हर दिन पाकिस्तानी विमान फ्री हाईवे से राशन और सैनिक भेजते रहे। भारत के नीति निर्माता असहाय खड़े थे। पड़ोसी देश की आग उनकी स्थिरता को खा रही थी। यह स्थिति अब और नहीं चल सकती थी। भारत को ऐसा रास्ता चाहिए था जो कानून तोड़े बिना दुश्मन की इस जीवन रेखा को हमेशा के लिए काट सके। जिस समय स्थिति ढहने की कगार पर थी, एक छाया निर्णय के केंद्र में चली गई। वह थे रामेश्वर नाथ काओ, रॉ के संस्थापक। काओ की कार्यशैली शोर शराबे से दूर, अंधेरे कमरों और फाइलों के बीच पनपती थी। वे जानते थे कि सीधे युद्ध भारत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। काओ ने मेज पर फैले नक्शों को देखा। उनकी नजरें उस फ्री हाईवे पर टिकी थीं जो पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ था। काओ मानते थे दुश्मन को हराने का सही तरीका उसे उसकी ही चाल में फंसाना है, और उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। यह कोई पारंपरिक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसे दुश्मन खुद अपने हाथों से बुनेगा। काओ ने ऐसी घटना रची जिससे गलियारा बंद हो और पाकिस्तान बेनकाब हो जाए। उन्होंने ऐसी पटकथा रची जिसमें भारत न दिखे, पर नतीजा पाकिस्तान के लिए घातक हो। काओ ने अपनी कलम उठाई और उस योजना पर काम शुरू किया जो दुश्मन को उसी के जाल में खींचने वाली थी। काओ की योजना को अंजाम देने के लिए दो नाम सामने आए, हाशिम और अशरफ कुरैशी। काओ के गुप्त ठिकानों में ये दोनों युवक एक ऐसे मिशन के लिए चुने गए जो उनकी समझ से कहीं बड़ा था। कमरे में रोशनी कम थी। मेज पर दो वस्तुएं रखी थीं, एक प्लास्टिक की खिलौना पिस्तौल और लकड़ी से तराशा गया एक ग्रेनेड। सामान मिला। हाशिम ने पिस्तौल उठाई। वजन हल्का, लेकिन बनावट बिल्कुल असली जैसी थी। अशरफ ने ग्रेनेड घुमाया। खुरदरी, काली सतह, और उसे छिपाने के सख्त निर्देश दिए गए। और कब इसे विमान में निकालना है, ये बताया गया। असली नहीं थे, पर डर असली हथियार बनता है। युवकों को विमान में चलना, कैबिन की ओर बढ़ना सिखाया गया, ताकि पायलट को लगे कि खतरा वास्तविक है। वे एक ऐसे नाटक की तैयारी कर रहे थे जिसका मंच आसमान में होगा। मेज पर फैला नक्शा सच बता रहा था। पाकिस्तान के दो हिस्से 1000 मील दूर थे। भारत बीच में था। फ्री हाईवे से पाकिस्तानी सेना की रसद और सैनिक पश्चिम से पूर्व जाते थे। यह उनके सैन्य तंत्र की जीवन रेखा थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कानूनों के कारण मूक दर्शक बना हुआ था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का संकट बढ़ा। स्थिति असहनीय थी। काओ जानते थे दुश्मन को घुटनों पर लाना है। राशन रोको, हवाई गलियारा बंद। काओ का लक्ष्य स्पष्ट था, एक ऐसा बहाना खोजना जो भारत को कानूनी रूप से अपना आसमान बंद करने का अधिकार दे दे। अगर पाकिस्तान आतंकवाद में फंसता तो कानून भारत के पक्ष में झुक जाता। काओ ने यही दांव खेला। काओ ने लकीर खींची। अब सब कुछ उस खिलौना पिस्तौल पर था
जो पाकिस्तान को तोड़ने वाली थी। 30 जनवरी 1971 की सुबह श्रीनगर ठंडी हवा चल रही थी और गंगा विमान रनवे पर शांत खड़ा था। हाशिम और अशरफ कुरैशी टर्मिनल के भीतर से निकले। वे विमान की सीढ़ियों की ओर बढ़े। उनके कदम नपे तुले थे। हाशिम की जेब में वह प्लास्टिक की पिस्तौल थी जिसका वजन उसे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। यात्री सीटों पर थे, कोई अखबार में खोया, कोई खिड़की से बर्फीले पहाड़ों को निहार रहा था। पायलट ने चेकलिस्ट पूरी की, अनुमति मिलते ही इंजन तेज गर्जना के साथ चालू हो गए। रनवे पर रफ्तार बढ़ी, विमान उठा और श्रीनगर नीचे छोटा होता चला गया। हाशिम ने खिड़की से झांका। बादल नीचे थे, पर केबिन में हवा बदल रही थी। हाशिम ने अशरफ को देखा, एक इशारा हुआ और शांति अब एक गहरे धोखे में बदलने वाली थी। हाशिम अपनी सीट से उठा। उसने जेब से वह खिलौना पिस्तौल निकाली। प्लास्टिक की ठंडी सतह उसकी हथेली में थी। उसने केबिन की शांति को चीरते हुए चिल्लाकर सबको शांत रहने का आदेश दिया। यात्री अपनी सीटों पर जम गए। उनकी आंखें उस पिस्तौल पर टिकी थीं। अशरफ ने लकड़ी का ग्रेनेड हवा में लहराया। केबिन के भीतर सांसें थम गईं। हाशिम तेजी से कॉकपिट के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। पायलट ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। उसने हाशिम के हाथ में पिस्तौल देखी। उसे लगा कि यह मौत का साक्षात बुलावा है। हाशिम ने पिस्तौल पायलट की कनपटी पर टिका दी। पायलट ने कांपते हाथों से विमान पश्चिम की ओर मोड़ा। इंजन की आवाज बदली, विमान ने रास्ता बदला और तनाव अब केबिन तक पहुंच गया। पायलट ने घबराई आवाज में संदेश भेजा। लाहौर की ओर मुड़ते ही काऊ का जाल सक्रिय हो गया। गति धीमी हुई, इंजन शांत पड़े और खिड़की से लाहौर का रनवे साफ नजर आ रहा था। लैंडिंग गियर नीचे हुआ, पहिए जमीन से टकराए, झटका लगा और गंगा दुश्मन की जमीन पर थी। विमान टर्मिनल के पास रुका, इंजन बंद हुए और केबिन में इतना सन्नाटा था कि धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हाशिम और अशरफ कॉकपिट के पीछे खड़े थे, नजरें बाहर, और रनवे के चारों ओर सुरक्षा घेरा बन चुका था। सायरन बजने लगे। मिनटों में पुलिस और सेना की गाड़ियां एयरपोर्ट को चारों ओर से घेर चुकी थीं। दुनिया की नजरें इसी विमान पर थीं। यह अपहरण नहीं, एक राजनीतिक बम था जो फटने वाला था। जाल पूरी तरह कस चुका था। लाहौर की हवा में तनाव था और मीडिया वहां उमड़ने लगी थी। अब फैसला पाकिस्तान का था। भारत पर्दे के पीछे से सब देख रहा था और खेल शुरू हो चुका था। विमान का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। सीढ़ियां नीचे गिरीं। हाशिम और अशरफ बाहर निकले। रनवे पर मौजूद भीड़ ने उनका स्वागत तालियों से किया। यह कोई गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक विजय जुलूस जैसा दृश्य था। सुरक्षा बल पीछे हट गए। कुछ ही पलों में जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पहुंचे। उन्होंने अपहरणकर्ताओं के करीब आकर उन्हें गले लगाया। कैमरों की फ्लैश लाइटें लगातार चमक रही थीं। भुट्टो ने उन्हें नायक के रूप में संबोधित किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस कृत्य का समर्थन किया। यही वो क्षण था जिसका काव इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान ने अनजाने में आतंकवाद को मान्यता दे दी। भुट्टो ने अपने हाथों से उस जाल को कस लिया था जो भारत ने बिछाया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दृश्य एक स्पष्ट संदेश था। काहो का दांव सफल रहा। भुट्टो ने अपहरणकर्ताओं को गले लगाकर कूटनीतिक तबाही को न्योता दे दिया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में टेलीप्रिंटर गूंज रहे थे। भुट्टो के स्वागत की तस्वीरें सरकार की मेज पर पहुंच चुकी थीं। आर.एन. काओ ने फाइल बंद की, अब संकोच नहीं था। भारत ने बिना गोली चलाए कानूनी आधार हासिल कर लिया। तुरंत आदेश जारी हुआ। भारतीय वायु क्षेत्र पाकिस्तानी उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया। यह फैसला एक लकीर बन गया। लाहौर से ढाका जाने वाली उड़ानें अब भारतीय आसमान से नहीं गुजर सकती थीं। सीधी उड़ानें राडार से गायब हुईं और पाकिस्तान का पूर्वी पश्चिमी हिस्सा अलग थलग पड़ गया। संचार की कड़ियां टूट गईं। कराची से ढाका जाने वाले विमानों को अब भारत के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अब हजारों मील लंबा चक्कर काटकर समुद्र के ऊपर से जाना पड़ रहा था। यह एक कूटनीतिक घेराबंदी थी। कोई रास्ता नहीं, पाकिस्तान फंसा और काओ की योजना पूरी हो गई। हवाई क्षेत्र बंद होने का असर तुरंत दिखा। कराची से ढाका जाने वाले विमानों को अब भारत के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं थी। 2 घंटे की सीधी उड़ान अब 12 घंटे के थकाऊ सफर में बदल गई। ईंधन के टैंकर खाली होने लगे। अब विमानों को हिंद महासागर के ऊपर से लंबा चक्कर काटना पड़ रहा था, जिससे ईंधन खर्च तेजी से बढ़ रहा था। ढाका में तैनात पाकिस्तानी सेना के गोदाम धीरे धीरे खाली होने लगे। राशन के बक्से कम पड़ गए। राशन आधा कर दिया गया। स्पेयर पार्ट्स की कमी से ट्रक और जीपें गैरेज में खड़ी जंग खा रही थीं। ढाका की छावनियों में सन्नाटा था। ईंधन की कमी से संचार ठप
और कमांडरों के पास कोई विकल्प नहीं था। दिसंबर आते आते राशन खत्म होने लगा। सैनिक भूखे थे, थके हुए और पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। युद्ध शुरू होने से पहले ही राशन का संकट उनकी लड़ने की इच्छा खत्म कर चुका था। काओ की चाल काम कर गई। 16 दिसंबर 1971 की दोपहर ढाका का रेसकोर्स मैदान, चारों तरफ सन्नाटा था। पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने अपनी मेज पर रखे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उनके हाथ कांप रहे थे। भारतीय अधिकारियों के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक-एक कर अपने हथियार डाल दिए। धातु के टकराने की आवाजें उस मैदान में गूंज उठीं। यह इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। देखते ही देखते नक्शे पर एक नया नाम उभरा, बांग्लादेश। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी। महीनों पहले एक खिलौना पिस्तौल से शुरू हुई काओ की चाल अब अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच चुकी थी। विभाजित देश ने नवराष्ट्र रचा। काओ की चालों ने दुश्मन को फंसाया। ढाका की जमीन पर एक युग समाप्त हुआ। एक नए राष्ट्र का जन्म इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह साफ हो जाता है कि युद्ध केवल तोपों और बमों से नहीं लड़े जाते। 1971 का वह घटनाक्रम एक कड़वा सच सामने लाता है। एक खिलौना पिस्तौल, लकड़ी का एक टुकड़ा और एक सोची समझी चाल, इन्हीं चीजों ने एक पूरे देश की दिशा बदल दी। RN काओ की यह रणनीति इस बात का प्रमाण है। सही तालमेल से कूटनीति और खुफिया तंत्र ने दुश्मन को बिना गोली चलाए ही घुटनों पर ला दिया। यह केवल सीमा की जीत नहीं, यह उस मानसिकता की हार थी जिसने भारत की संप्रभुता को ललकारा था। आज जब हम उस दौर को देखते हैं, समझ आता है सबसे घातक हथियार शोर नहीं, खामोशी से बिसात बिछाते हैं। अदृश्य वार सबसे घातक, अनजानी जीत। यह कहानी बताती है बुद्धि का वार सबसे घातक होता है। एक जलता विमान और खिलौना पिस्तौल इतिहास बदल गए। वीडियो कैसी लगी? मेरी मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।